नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद में गतिरोध खत्म, सोमवार से ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति। उपराष्ट्रपति चुनाव की हलचल तेज, चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम। राबड़ी देवी ने जेडीयू और बीजेपी पर लगाया आरोप, तेजस्वी की हत्या की 4 बार हो चुकी है कोशिश। SC ST OBC को नहीं मिल रही जगह, राहुल गांधी बोले साजिश है। और तिरुवनंतपुरम में गूंजेगा नौसेना का शौर्य। और अब खबरें विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र में अब तक हंगामा ही हंगामा रहा, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म हो गया है और अब सोमवार से लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू होगी। आज हुई सर्वदलीय बैठक में ये फैसला लिया गया कि सदन की कार्रवाई अब नियमित रूप से चलेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में हुई बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, किरण रिजिजू और अर्जुन मेघवाल शामिल रहे। गौरतलब है कि विपक्ष लंबे समय से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा था। वहीं बिहार के SIR मुद्दे पर अब कोई बहस नहीं होगी, ये बात विपक्ष ने भी मान ली है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि सोमवार से संसद में कामकाज सामान्य रूप से चलेगा। देश के अगले उपराष्ट्रपति को लेकर अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आज एक बड़ा कदम उठाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति भी कर दी है। शुक्रवार को जारी प्रेस रिलीज में चुनाव आयोग ने बताया था कि 1992 के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार के परामर्श से यह नियुक्ति की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस नई दिल्ली में होगा और जरूरत पड़ने पर आयोग सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त कर सकता है। आपको बता दें कि पिछली बार लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था और इस बार भी इसी परंपरा के तहत नियुक्ति की गई है। फिलहाल उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये घोषणा जल्द हो सकती है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं। बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं और सियासी हलचल अपने चरम पर है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का एक सनसनीखेज बयान सामने आया है। उन्होंने पटना में दावा किया है कि उनके बेटे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जान से मारने का खतरा है। राबड़ी ने कहा है कि तेजस्वी की हत्या की 4 बार कोशिश हो चुकी है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी और जेडीयू पर साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी को मारने की साजिश हो रही है। जेडीयू और बीजेपी को छोड़कर कौन ऐसा करेगा? ये लोग संस्कारहीन हैं। ये बयान विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच हुए घमासान के बाद आया है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव संभावित है। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि जनसुराज और AIMIM भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। सिफारिश किए हैं और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। हाँ, संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है। उस सब नाला के कीड़ा है। उस सब विरोध करेंगे। बिहार के जनता का सवाल है, गरीबों का सवाल है। गरीबों का नाम कट रहा है सबको। जो बाहर गया है 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, वो वोट से वंचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं। 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन से घेराव कर रहे हैं। बिहार के जनता के मुख्यमंत्री जी ने बोले मुख्यमंत्री पहले जवाब तो देना चाहिए सरकार को। राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनता है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है। जवाब नहीं दे रही है ना सरकार। राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है, इसलिए गरीब वोट देता है हमको। अगर आप पिछड़ा सब कोई वोट देता है तो उनको तो पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम लोग विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री बोला कि हम विरोध करते हैं, ये गलत काम हुआ है, क्यों नहीं बोलते हैं? जवाब क्यों नहीं सदन में देते हैं? देश की केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में SC ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षित फैकल्टी पदों की भारी संख्या में रिक्तता सामने आई है। संसद में सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के कई पद सालों से खाली पड़े हैं। इन आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने इसे सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश बताया है।
उन्होंने कहा है कि ये एक तरीका है जिससे बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा, रिसर्च और नीति निर्माण की प्रक्रिया से दूर रखा जा सके। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के पदों में एसटी वर्ग के 83%, ओबीसी वर्ग के 80% पद खाली हैं। वहीं एससी वर्ग के 64% पद भी अब तक नहीं भरे गए हैं। बात अगर एसोसिएट प्रोफेसर की करें तो यहाँ भी स्थिति चिंताजनक है। एससी वर्ग के 65%, ओबीसी के 69% और एससी वर्ग के 51% पद अभी भी रिक्त हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि इतने बड़े पैमाने पर आरक्षित पदों को आखिर क्यों नहीं भरा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार योग्य उम्मीदवारों को NFS यानी कि नॉट फाउंड सुटेबल बताकर जानबूझकर बाहर कर रही है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक तकनीकी बहाना नहीं बल्कि मनुवादी सोच का हिस्सा है। राहुल गांधी ने इसे संस्थागत मनुवाद कहा है और मांग की है कि सरकार इन पदों को तुरंत भरे और बहुजन समाज को इसका हक दे। राहुल ने यह भी कहा है कि जब विश्वविद्यालयों में बहुजनों की भागीदारी नहीं होती तो उनके मुद्दे भी रिसर्च और विमर्श से गायब हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अब इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक है या वंचित वर्गों को सिस्टम से दूर रखने की कोई गहरी योजना। इस साल का नौसेना दिवस कुछ खास होने वाला है। भारतीय नौसेना 4 दिसंबर 2025 को नौसेना दिवस का भव्य आयोजन तिरुवनंतपुरम के समुद्री तट पर करने जा रही है। हर साल नौसेना दिवस ऑपरेशन ट्राइडेंट की वीरगाथा को याद करते हुए मनाया जाता है, जब 1971 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के 4 युद्धपोतों को अरब सागर में नेस्तो नाबूद कर दिया था। इस साल का आयोजन सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक नया अनुभव भी होगा, क्योंकि यहाँ जनता को नौसेना की ताकत, तकनीक और तैयारी का लाइव प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये आयोजन केंद्र सरकार की उस पहल का हिस्सा है जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रीय समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि पिछले साल नौसेना दिवस उड़ीसा के पुरी में मनाया गया था और इस बार की मेजबानी कर रहा है केरल का खूबसूरत शहर तिरुवनंतपुरम। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मुंबई में शुक्रवार रात से ही हो रही तेज बारिश ने एक बार फिर से शहर की रफ्तार को धीमा कर दिया है। वहीं मुंबई की जान कही जाने वाली लोकल ट्रेनें आज खुद मुसीबत में हैं। तेज बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि एसी कोच की छत से ही पानी टपकने लगा। हैरानी की बात यह है कि ये नज़ारा किसी स्लो लोकल का नहीं है बल्कि एसी लोकल ट्रेन का है। ये तस्वीरें ठाणे से मुंबई की लोकल ट्रेन की है, जहां मुसाफिर छाता लेकर ट्रेन के अंदर बैठे हैं। किसी के सर पर पॉलीथिन लगी है तो कोई भीगने से बचने के लिए सीट छोड़कर ही खड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रेन का पूरा कोच बारिश के पानी से भीग गया है। पानी सीधे छत से गिर रहा है, जैसे ट्रेन के अंदर ही वाटरफॉल बह रहा हो। बारिश की वजह से लोकल ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी से भी चल रही हैं और कई इलाकों में जलजमाव से सड़कों पर भी ट्रैफिक स्लो हो गया है। इतना ही नहीं, बरसात से प्रभावित कई जिलों के इलाकों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुंबई की बरसात भले ही रोमांटिक लगती हो, लेकिन असल जिंदगी में ये लोगों के लिए भारी मुसीबत बनती जा रही है। और जब लोकल एसी छत की बात करें तो सफर और भी चुनौती भरा हो जाता है। फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय तूफान कोमै ने भयंकर तबाही मचाई है, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई है। तूफान के साथ बारिश और बाढ़ ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है।
बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित गांवों में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया। तूफान ने उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में मौसम की स्थिति और खराब कर दी है। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने भीषण तबाही मचाई है। तूफान के कारण हुई तेज बारिश और बाढ़ ने लैंडस्लाइड बढ़ा दी है, जिससे भयानक नुकसान हुआ है। आपदा प्रतिक्रियाएं अधिकारियों को कम से कम 25 लोगों की मौत की खबरें मिली हैं। सरकार ने तूफान से मची तबाही को देखते हुए स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित गांवों में लोगों को बचाने के लिए हजारों सैन्यकर्मियों और स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। मशहूर अभिनेता और मक्कल निधि मय्यम के नेता कमल हसन ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेकर अपने सियासी सफर की नई शुरुआत की है। उन्होंने संसद भवन में तमिल भाषा में शपथ ली। ये उनकी संसद में पहली आधिकारिक भूमिका है, जो 2018 में अपनी पार्टी शुरू करने के बाद आई है। कमल हसन की राज्यसभा में एंट्री तमिलनाडु में सियासी समीकरणों का हिस्सा मानी जा रही है। उनकी पार्टी MNM ने 2024 के लोकसभा चुनाव में DMK की अगुवाई वाले सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस का साथ दिया था। इस गठबंधन ने तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। कमल हसन ने शपथ लेने के बाद मीडिया से कहा कि मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जानकारी के लिए बता दें कि इस मौके पर कि DMK के 3 सांसदों ने भी शपथ ली है। इन तीनों नेताओं ने भी तमिल भाषा में ही शपथ ली है। गुरुवार को तमिलनाडु के 6 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनकी सेवानिवृत्ति हुई थी। नए सांसदों की शपथ के साथ ही तमिलनाडु से राज्यसभा में नए नेतृत्व की शुरुआत हो गई है। कमल हसन की इस नई भूमिका से तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरणों की संभावना है। भारत की रक्षा क्षमताओं को एक बड़ी मजबूती देते हुए DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज में ड्रोन से दागे जाने वाली सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइल V3 का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का विकास और सफल परीक्षण DRDO और उद्योग भागीदारी रक्षा उत्पादन कंपनियों, MSME और स्टार्टअप्स की टीम वर्क का परिणाम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफलता के लिए DRDO और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये सफलता साबित करती है कि भारतीय उद्योग अब महत्वपूर्ण डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपनाने और उनका उत्पादन करने के लिए तैयार है। ये परीक्षण भारत को रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। DRDO की इस उपलब्धि से भारत की रक्षा क्षमताओं में एक नई मजबूती आएगी। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। एशिया कप 2025 में टीम इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में शामिल किया जा सकता है। ढाका में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार BCCI और PCB के बीच हुई कुछ दिनों में टूर्नामेंट के शेड्यूल और वेन्यू को लेकर अहम बैठक होने वाली है। हालांकि पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में आई तल्खी ने पहले ही आशंका जताई थी कि टीम इंडिया एशिया कप से बाहर हो सकती है, लेकिन अब लग रहा है कि दोनों टीमें इस बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट में आमने सामने होंगी। BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सचिव देवजीत सेकिया ने संकेत दिए हैं कि एशिया कप को लेकर जल्द ही औपचारिक ऐलान किया जाएगा। ऐसे में एक बार फिर से फैंस को भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। OTT प्लेटफॉर्म्स की आज़ादी अब बंधनों में है। उल्लू, ऑल्ट बालाजी, देसी फ्लिप्स और बिग शॉट्स जैसे कई ऐप्स पर सरकार ने बैन लगा दिया है। कारण है इन पर खुलेआम अश्लील और सेक्सुअल कंटेंट का प्रसारण। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया है। जांच में पाया गया है कि ये ऐप्स IT नियम 2021 और IPC की धारा 292-93 का उल्लंघन कर रहे थे। भारतीय कानून के मुताबिक सार्वजनिक नैतिकता को ठेस पहुंचाने या फिर नाबालिगों की पहुंच में आने वाले अश्लील कंटेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। IT एक्ट की धारा 67 और 67A के साथ ही पोस्को एक्ट के तहत भी ऐसे कंटेंट पर सख्त सजा का प्रावधान है। सरकार ने साफ किया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स को पहले खुद को रेगुलेट करने की छूट दी गई थी, लेकिन अब जब इस छूट का दुरुपयोग हुआ है तो कार्रवाई जरूरी है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक सरकारी स्कूल की छत अचानक से भरभरा कर गिर गई। हादसे के वक्त स्कूल में करीब 60 बच्चे मौजूद थे। छत गिरते ही स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई और बच्चे मलबे के नीचे दब गए।
स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत जेसीबी मशीन मंगवाकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तेजी से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। तब तक 4 बच्चों की मौत की सूचना सामने आ गई। हालांकि प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कई घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने सभी घायलों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल का भवन काफी पुराना था और इसकी हालत जर्जर थी। बारिश में छत से पानी टपकने की शिकायतें पहले भी की गई थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे ध्यान नहीं दिया। यह हादसा एक बार फिर सरकारी स्कूलों की बदहाली को उजागर करता है और सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।